Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial Your Door to the Future. West Bengal Board Class 10 Madhyamik Physical Science Chapter number 1 Concern about our environment. आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक को ग्रीन हाउस गैस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड 3 मेजर क्वेश्चंस और बेसिक डिटेल्स ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पर कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट पर हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझाने वाला हूं। आज का ये जो वीडियो है ये 3 मेजर क्वेश्चन को डिस्कस करेगा। ग्रीन हाउस गैस के मेजर सोर्सेज क्या है, इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सिक्वेंसेज यानी इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, और इसके बाद इनसे बचने के लिए क्या मेजर्स है जो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं और ये 3 क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेन सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और द ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इससे जान ले ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस आखिर है क्या, उनको जाने, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं इसे समझे। तो बेसिकली अर्थ के सरफेस पर कुछ ऐसे गैसेस है जो अर्थ के आने वाले हाई वेवलेंथ वाले गैसेस को नहीं, रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अर्थ से जो हमें सनलाइट मिल रही है उसमें आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अर्थ के ओजोन लेयर द्वारा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी हाई वेवलेंथ है, और चूंकि फिल्ट्रेशन हम लोग ट्रोपोस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ओजोन लेयर के में कुछ होल्स बन चुके हैं जिसकी वजह से अर्थ पर डायरेक्टली अब यूवी रेज आना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अर्थ पे प्रेजेंट कुछ सर्टेन गैसेस से। ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस अर्थ के इस इन हाई वेवलेंथ वाले रेस को एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो समझना यह है कि ये गैसेस जो अर्थ के सन से आने वाले हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैस करते हैं, और इनका इफेक्ट ये पड़ता है कि इससे अर्थ का कॉन्सिक्वेंटली इवेंचुअली जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अर्थ पे जो मेजर गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। याद रखिएगा, मेजर गैसेस नहीं है। सिंपल से इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर जो हमारे अर्थ के मेजर गैसेस है, अगर वही ग्रीन हाउस गैसेस में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद अर्थ पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए जो मेजर कंपोनेंट ऑफ द गैसेस है जो एयर में प्रेजेंट है मेजर क्वांटिटी में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट का छोटा मोटा आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस क्या है। यहाँ पर याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसेस को के इंक्रीमेंट के पीछे जितनी भी रिक्वायर चीजें एडेड है, वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। तो हम उन ह्यूमन एक्टिविटीज को समझेंगे जो मेनली ये कॉज करती है। पहला, the number of factories all over the world burn immense quantity of coal, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। तो देखिए, अर्थ पर हम लोग कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस को एक बहुत ही हाई क्वांटिटी में, इमेंस क्वांटिटी में हमेशा कंटिन्यूअस बर्न कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आपने आज देखा ही होगा कि अपने घर के सराउंडिंग्स में कितने ज़्यादा आप ऑयल और नेचुरल गैसेस के डिफरेंट फैक्ट्रीज, कोल पेट्रोलियम के कितने अलग फैक्ट्रीज पर काम चल रहा है, कितने ज़्यादा, और ये सभी फाइनली कॉन्सिक्वेंटली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो हार्मफुल गैस है जो इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो एक तो सिंपल सी एक्टिविटीज है जो हमारी, जो हम लोग अपने फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट्री का आउटपुट हम ही यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उनमें जितना हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स वर्दी। स्टिल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द पावर स्टेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दिखेगा मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड का ही नाम हर जगह आपको दिखेगा जो ग्रीन हाउस गैसेस में लिया जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने जब पिछले क्लास में पढ़ा था, तो हम लोगों को ओजोन लेयर में हमेशा CFC दिख रहा था, वैसे ग्रीन हाउस गैसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का नाम बहुत जगह दिखेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको दिख रहा है कि पावर स्टेशन से रिलीज किया जा रहा है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट हो गया वो है अ लार्ज फ्लीट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा यूज एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। अगर आप अपने सराउंडिंग्स को भी चेक करेंगे तो फैक्ट्रीज के अलावा अपने सराउंडिंग्स में जितने भी व्हीकल्स आप देख रहे हैं, सब कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चल रहे हैं। तो वो कितने ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं,
एवरी ईयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ अ मेजर रीजन एज वेल। तो ये भी एकदम क्लियर सी बात है कि हम लोग जो सराउंडिंग्स में हमारे जो फायरवुड है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, ये भी एक रीजन बन रहा है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन का, जिसमें अगेन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के। तो ग्रीन हाउस गैसेस का ये जो इफेक्ट हम पर पड़ रहा है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं, इसको मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होगा क्लाइमेटिक चेंज और दूसरा हमारे पास होगा नॉन क्लाइमेटिक कुछ अदर चेंजेस। तो पहले क्लाइमेटिक चेंजेस को समझते हैं। Due to the global warming, the oceans get warmer and the sea level rises, flooding low-lying regions। तो ऑब्वियस बात है, जो लो लाइंग रीजन्स है वहां पर फ्लड के चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि सी लेवल कंटिन्यूअस रेज हो रही है। क्यों रेज हो रही है, सी लेवल क्यों बढ़ रहा है अचानक से? क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि जितने भी हिली एरियाज है वहां पर जो आइस है वो मेल्ट होगी और कॉन्सिक्वेंटली अमाउंट ऑफ वाटर सी लेवल बढ़ता रहेगा और लो लाइंग रीजन्स जो है उसको वो फ्लडेड करेगा। नेक्स्ट, ये क्लाइमेटिक चेंज के बारे में था। सेकेंड, द टेम्परेचर रीजन्स, द विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर बट द समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर। समझ रहे हैं? तो ठंडा का जो टाइम आएगा, जब विंटर सीजन आएंगे, वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहेगी एंड इवन दैट विल बी अ लिटिल वार्मर। जबकि समर सीजन जो होगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा और वो और ज्यादा हॉट होता हुआ जाएगा। समझ सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कितने इमेंस होने वाले हैं। थर्ड, there will be an enormous increase in the rainfall, but the problem of desertification, drought and soil erosion will further worsen। तो ऑब्वियस सी बात है, रेनफॉल की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके सॉइल इरोजन, ड्रॉट्स का रीजन बनता हुआ जाएगा, फ्लड का रीजन बनता हुआ जाएगा एंड सो ऑन। The tropic may be become wetter, but the subtropic which are already dry are expected to be drier। Clear? तो ट्रॉपिक रीजन जो है वो तो वेटर बन जाएंगे, लेकिन जो सब ट्रॉपिक रीजन है जो ऑलरेडी ड्राई है वो और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। मतलब जिसके पास जो है वो और बढ़ेगा, जिसके पास जो कम है उसके पास और कमी आएगी, और दोनों ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, जिससे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हम पर कम पड़े। कुछ अदर चेंजेस भी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप विल बी फाउंड ओवर पोलर रीजन्स। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्लड के पीछे, यहाँ जो फ्लड आ रहा था उसके पीछे रीजन यही थी। दूसरा, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मच वार्मर ट्रॉपिकल ओशियंस, देयर मे अकर मोर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स एंड स्नो मेल्टिंग माउंटेन्स विल कॉज मोर फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून के टाइम पे फ्लड्स देखने को हम लोगों को मिलेगा, जो एक कॉन्सिक्वेंसेस इसी के होंगे। A rise in the atmospheric temperature will increase the evaporation and sea water increases the humidity। So finally high humidity भी हम लोग नोटिस करेंगे। तो ये थे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हम पर क्लाइमेटिक और अदर वेज दोनों में पड़ने वाले हैं। इनसे बचने के लिए क्या उपाय हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जिस तरह से हम लोगों ने कॉजेस पढ़े थे, अगर हम कॉज पर ध्यान दें तो हमें एक बहुत हद तक उसके इफेक्ट्स के बारे में भी पता चलता है और उसके मेजरिंग कंट्रोल्स के बारे में भी पता चलता है। टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। व्हीकल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़े। यही हमारा आने वाला टॉपिक भी होने वाला है, जहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इलैबोरेटली समझेंगे। सेकेंड जो है हमारे पास पॉइंट, वो है टू डिपेंड मोर ऑन नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज विंड, सोलर, बायोगैस एक्सेट्रा। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन पर जाना, जिसे हम लोग नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ जाना, ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस है, जिसके बारे में हम लोग रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है, देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एमिशन ऑफ CO2 एंड CFC फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। तो फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स जो है उन पर हम लोगों को इस तरह के लिमिटेशंस लगाने चाहिए। जो आपका CO2 प्रोडक्शन है, जो आपका CFC प्रोडक्शन है, उससे आप लिमिटेड करो, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पर कम आए।
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पर्सनल मैसेज भी देता हुआ जाऊँगा, जो एक सोशल मैसेज होगा। आप लोगों को पता है अगर अभी हम मार्केट में जाएँ बाइक खरीदने के लिए तो बाइक की एक मार्केट मॉडल्स जो होते हैं उनको BS4, BS6 इस तरह से कैटेगरी में बाँटा जाता है और BS6 का प्राइस अगर 1,20,000 है तो वहाँ पर BS4 का प्राइस आपको हो सकता है कि सिर्फ़ 80,000 पड़े। एंड ऑब्वियस सी बात है हम कॉस्ट कटिंग के मामले में हम लोग 80,000 में BS4 को सेम मॉडल को उठाकर लेकर चले आएँगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। इस सोशल मैसेज को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अगर बच्चे आप लोग सतर्क होंगे, तो आने वाला जनरेशन का डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो लर्न इट वेरी एक्यूरेटली। पॉइंट इज़ अगर हम BS4 की जगह पर BS6 लेके आएँगे तो हम पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में हम पीछे कर देंगे समाज को। यानी अगर आपके पास BS4 का इंजन होगा तो जो अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन आएगा बाहर, BS6 में वो अमाउंट काफ़ी कम होता है। BS6 के इंजन में जनरली जो नए BS6 के इंजन्स आएँगे, उसमें और उसके साइलेंसर में न्यू प्लैटिनम इस्तेमाल होता है, जिसका एब्ज़ॉर्प्शन पावर ऑफ CO2 और हाई होता है, जिससे जो एटमॉस्फेयर में जनरेट होने वाले ये क ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो हमें हमेशा चाहिए कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें, जिससे CO2 एमिशन और CFC का एमिशन हम रिड्यूस कर पाएँ। दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। आपको पता है ओज़ोन लेयर डिप्लेशन जितना होगा ओज़ोन लेयर डिप्लेशन से कॉन्सिक्वेंटली यूवी रेज़ का अमाउंट उतना बढ़ेगा, ग्रीन हाउसेस गैसेस उन्हें अब्ज़ॉर्ब करेंगे और अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो सभी कुछ इंटरकनेक्टेड है, हमें समझना चाहिए। आज का ये वीडियो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में था। अगले वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करते हुए मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन।